नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी लागत। इसका मतलब इसके इंपॉर्टेंस और इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे यहाँ पर, और कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, ये सारी जो यूनिट है मैं कवर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। और मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उनको आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल मतलब मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि हम फाइनेंस का पूरा हम पढ़ते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ पे जाएगा, इन सबको हम पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, तो जब मनी आपके पास आती है, मान लीजिए कहीं से फाइनेंस आप कहीं से लाते हो, तो आप मान लीजिए कहीं से उधार लेते हो, जब आप पैसा तो उसको आप अपने बिजनेस में लगाते हो, तो उस पर जो ब्याज आप चुका रहे हो ना, उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए जो आप ब्याज चुका रहे हो, इंटरेस्ट चुका रहे हो, वही आपकी कॉस्ट मानी जाती है। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, तो ऐसा कहा जाता है कि बिज़नेस में अगर आपने कहीं से 1000 रुपये लोन लिया है, ठीक, और उसकी कॉस्ट जो है आपकी मान लीजिए 10% है तो 100 रुपये हो गया, तो आपको कम से कम 1100 रुपये, उस 1000 रुपये से 1100 रुपये कम से कम कमाने पड़ेंगे, जिससे आपका 100 रुपये नहीं कमाओगे तो आपकी जो आपका व्यापार है वो अच्छे तरीके से चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से हम इसको टू पर्पसेस में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसको दो पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। सबसे हमारा पर्पज़ पहला है कि जब हम फर्स्टली कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंड्स, वही बात है, जब हम पैसा कहीं से लेते हैं तो हम यहाँ पर उसकी कॉस्ट चेक करते हैं कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, किसकी कॉस्ट कम है। तो जिसकी कॉस्ट कम होगी फाइनेंस के अंदर, उसी को हम चूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा है हम उस सेकेंडली टू इवेल्यूएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। जब हम पैसा कहीं पर लगाते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो हम देखते हैं कि हमारी जो रिटर्न है हमारा, वो मिनिमम रिटर्न कहाँ पर, यील्ड हमारी ज़्यादा कहाँ पर आएगी, हमारा जो रिटर्न है या फिर यील्ड है वो ज़्यादा कहाँ पर आएगी। तो जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न आएगा वहाँ पर हम उस पैसे को लगाएंगे। ठीक, तो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो कॉन्सेप्ट है ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक इसकी जो डेफिनेशन है वो भी दे रखी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न द फर्म रिक्वायर्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द मार्केट प्लेस। वही बात है, कम से कम आपको जितना पैसा कमाना ज़रूरी है जिससे आपकी मार्केट में जो पकड़ है वो बनी रहे, उसी को बोलते हैं जो रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज़्यादा आपको रिक्वायर है, आपको उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, यही बात है। तो इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसकी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो इज़ अ रेट ऑफ रिटर्न जनरली एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम प्रेजेंट वैल्यू में ही हमेशा प्रेजेंट वैल्यू में ही एक्सप्रेस करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज की वैल्यू में ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। वही बात जो मैंने आपको समझाई है वही है, और मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जिसको हम कम से कम वसूल करना चाहेंगे। ठीक है, एक व्यापार के अंदर इट हैज़ अ रोल ऑफ मेंटेनिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ये आपको मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू जो फर्म की है उसको मेंटेन करने में सहायता करेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्लाइन हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप अपनी रिटर्न जो है असेट से ज़्यादा नहीं रखते हो, मतलब वही बात जो हायर कॉस्ट देन द रिटर्न ऑफ द असेट, वही बात है। अरेंजिंग सोर्सेज, हम इसमें इसको ध्यान में रखकर हम अरेंज कर सकते हैं अपने रिटर्न, अपने फंड्स को हम कहाँ से लाएं, कितना लाएं, वो सब इसके माध्यम से हम अपनी जो पूरी जो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या फिर हमारा जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसको हम ले सकते हैं, इनको ध्यान में रखकर। ठीक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व्स इम्प्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब जो कंपनी के अंदर की कॉस्ट है, और एक्सप्लिसिट मतलब हमारी कंपनी के बाहर की कॉस्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक, ये कंसेप्ट है, और इसको यहाँ पर हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते समय हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। तो वही बात है, हमारा इससे क्या होता है, फ्यूचर रिस्क जो होता है, हमारा बिजनेस रिस्क, दोनों बैलेंस रहते हैं, दोनों को हम ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर रिस्क और रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। ठीक, इसके बाद के जो स्किल का इंपॉर्टेंस आप उससे समझ सकते हो कि हर जगह जहाँ पर भी आप पैसा लगाते हो तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। जहाँ पर पैसा लगाते हो, जहाँ से पैसा लेते हो, हर जगह हम कॉस्ट देखते हैं। ठीक, तो वही बात है, जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, हर एक डिसीजन के अंदर हम उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। जैसे कि कैपिटल बस्टिंग के अंदर, कैपिटल बस्टिंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा कहीं पर लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, जिससे कि हमको उसका रिटर्न मिल सके, तो हम देखेंगे ना कि हमारा रिटर्न कहाँ पर ज़्यादा आएगा। जहाँ पर हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और जल्दी मिलेगा, वहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपका कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न टू बी अर्नड ऑन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यही है
तो इसका मतलब क्या है, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं ना, तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। इसके अलावा जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम कितना पैसा इक्विटी से लाएंगे, कितना पैसा डेट से लेके आएंगे, हम यानी कि अपने बिज़नेस में हम किस तरह से पैसा लेके आएंगे, हम कहाँ से फाइनेंस करेंगे अपने बिज़नेस को, ठीक। तो वही बात है, तो इसमें भी हम कॉस्ट देखते हैं, जिसकी कॉस्ट कम होगी वहाँ से हम पैसा उठाएंगे, जहाँ जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी वहाँ से पैसा लेना हम निगलेक्ट करेंगे, नहीं लेंगे वहाँ से। तो यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रोल आ गया, ठीक। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है फर्म की, उससे वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपकी कॉस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही होगी आपके फाइनेंस के अंदर, तो आपका बिज़नेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और उसमें रिस्क और रिटर्न की पॉलिसी भी आती है। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो आपका जो आपकी कॉस्ट है, अगर देखिए आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर कॉस्ट कम होती है हमेशा, और जहाँ पर रिस्क कम है वहाँ पर आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि डेट का जो रिस्क है वो ज़्यादा है तो इसकी कॉस्ट हमेशा कम होती है, और इक्विटी का जो रिस्क जो है वो कम होता है तो इसीलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, डेट की कॉस्ट कम है और इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। उसको इस्तेमाल करने के अभी हम इसको समझेंगे आगे, और भी आगे डिटेल में समझा दूंगा इसके ऊपर, ठीक। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, जो भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो हर जगह आपको इसका इस्तेमाल करने को देखने को मिलता है। जैसे कि जो मैंने आपका कैपिटल इन्वेस्टिंग बताया, कैपिटल स्ट्रक्चर बताया, और भी रिटेन अर्निंग होती है, डिविडेंड डिसीजंस होते हैं, वहाँ पर भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए इसका क्या महत्व है। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो आपके बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर है, बैंकर है, गवर्नमेंट है, ठीक है। जो भी आपके बिज़नेस से प्रभावित होते हैं लोग, उनको हम एक्सटर्नल यूज़र्स बोल देते हैं। उनके लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का महत्व होता है, क्योंकि जो कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखकर चलती है उसका बिज़नेस ग्रो करता है, और ग्रो करने वाले बिज़नेस में ही इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। बैंकर जो है बैंक लोन देते हैं, और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है अल्टीमेटली, और पब्लिक का फ़ायदा तो होता ही। तो ये सारे लोग जो हैं इन सभी के लिए जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंपॉर्टेंस आपको और ज़्यादा क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था इंपॉर्टेंस का। इसके बाद का कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनको हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर पहला है जो कॉस्ट है आपकी, वो आपकी बिफोर टैक्स भी होती है और आफ्टर टैक्स भी होती है। कॉर्पोरेट टैक्स अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपको कॉर्पोरेट टैक्स है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करता है, ठीक है। और आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैपिटल एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट, टैक्स ओनली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस दैट रिड्यूसेस टैक्सेस, ठीक है। तो आपका मेन चीज़ है क्या है कि जो कॉस्ट है उसको इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है, टैक्सेस इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स इफेक्ट करता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर हिस्टोरिकल इन नेचर बट द यूज़ ऑफ फ्यूचर कॉस्ट इज़ मच रेलेवेंट। आपका जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो वहाँ पर आपकी फ्यूचर कॉस्ट जो है, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, जो आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, जो फ्यूचर में पोटेंशियल कॉस्ट है, वो आपकी ज़्यादा रेलेवेंट है यहाँ पर, न कि हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहाँ पे यूज़ होती है, जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज़ होती है, और जो आपकी जो फाइनेंशियल डिसीजन है वहाँ पर हम फ्यूचर कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है, सारी कॉस्ट को जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ द कॉस्ट से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, आपने कोई एक अभी कॉस्ट करी है, अभी कोई एक कॉस्ट लगाई है, तो जो नेक्स्ट यूनिट जो आप यूज़ करोगे, नेक्स्ट यूनिट आप जब प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगी उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक। और एक फ्लोटिंग कॉस्ट होती है, फ्लोटिंग कॉस्ट जो बदलती रहती है, फ्लोट करती रहती है, बदलती रहती है, ठीक। उसका यहाँ पर कोई इस्तेमाल ज़्यादा है नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हम फ्लोटिंग कॉस्ट को हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर, वेयर एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट रिफर्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो कंपनी के बाहर वाली कॉस्ट होती है, जैसे कि आप जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आती है, और जो डेट कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ डेट होती है, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, यही मतलब है यहाँ पर। और डिप्रिसिएशन एक आता है, डिप्रिसिएशन भी एक तरह की कॉस्ट है, और उसको हम यहाँ पर कुछ कंपनी जो होती हैं वो इसको सोर्सेज ऑफ फंड्स के ऊपर के रूप में इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये कंपोनेंट्स है आपके कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम कॉस्ट ऑफ डेट देखने वाले हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेट मैंने आपको एग्जांपल के रूप में समझाया था कि जब आप कहीं से डेट लेते हो, उधार लेते हो, लोन लेते हो, तो वहाँ पर आपको उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। उसका जो कॉस्ट क्या होगी, उसकी इंटरेस्ट रेट जो होता है उसका कॉस्ट होती है। तो वही बात है, द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट अप्लाइज टू डेट फाइनेंस टू कीप द वैल्यू ऑफ द फर्म इंटैक्ट
डेट में बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। देखिए आप डेट लेते हो तो आप प्रीमियम पर भी ले सकते हो, डिस्काउंट पर भी ले सकते हो और एट पर भी ले सकते हो, यानी कि 100 रुपीज़ पर भी ले सकते हो। इट मे बी परपेचुअल और रिडीमेबल। परपेचुअल का मतलब होता है कि वो जो आपका डेट है वो लंबे समय तक चलेगा, और रिडीमेबल का मतलब होता है कि जो आपका डेट है वो आपको कुछ निश्चित सीमा के अंदर, निश्चित समय सीमा के अंदर आपको वापस करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा, रिडेम्पशन करना पड़ेगा। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या है, के डी इक्वल टू 1 - T और आर। ठीक है, 1 माइनस कॉस्ट, के डी मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, एंड टी मतलब हो गया मार्जिनल टैक्स रेट, और आपका जो आर है वो इंटरेस्ट रेट होता है। तो यहाँ से इससे आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट निकल जाएगी। ठीक, और एक कुछ कॉस्ट होती हैं जो रिडीमेबल डेट के अंदर आती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूले देखिए इस एग्जाम में आपको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, लेकिन आपको एक बार फॉर्मूला देखना ज़रूर है, उससे क्या होगा आपको याद रहेगा। ठीक, अगर आप इस पर एक दो क्वेश्चन अगर लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लिख सकते हो इसकी, तो वो मच बेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। पेमेंट जो है, आई का मतलब इंटरेस्ट पेमेंट है, एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर्स, यानी कि जो हमको नेट पेमेंट मिला है डिवेंचर से वो हो गया। और रिडेम्पशन वैल्यू मतलब जो हमको रिडेम्पशन मतलब जो पेमेंट हमको करना है, एनपी मतलब आरपी मतलब जो हमको रिडेम्पशन वैल्यू देनी है, जो रिडम करना है आपको, पैसा हमको जो चुकाना है वो हो गया। टैक्स रेट हो गया, और रिमेनिंग लाइफ ऑफ द डिवेंचर, जो इसकी रिमेनिंग लाइफ हो गई, इसको इसके ऊपर पूरा फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम देखने वाले हैं अगला जो है हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। देखिए इक्विटी कैपिटल का जो कॉस्ट वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, इक्विटी कैपिटल को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक है आपका जो सिंपल तरीके से आप जब डिविडेंड देते हो, इक्विटी शेयर पे आप क्या देते हो, इक्विटी शेयर पर इंटरेस्ट तो देते नहीं हो आप। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड भी जरूरी नहीं है हमेशा मिले। डिविडेंड तब मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होता है, तभी इंटरेस्ट दिया जाता है, उनको डिविडेंड दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। तो यहाँ पर भी दोनों चीज़ें हैं। जब एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो होता है वो दिया जा रहा है, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड को मार्केट प्राइस से घटा दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाता है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, जब आपकी एट पर निकालते हैं। और जब जब विद डिविडेंड ग्रोथ मेथड के हिसाब से हम जब आपका देखते हैं कि आपका जो ग्रोथ है उसके हिसाब से हम जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड देखिए अपॉन मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ इन द डिविडेंड, परसेंटेज में ग्रोथ दी होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पर निकालते हैं। तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मुलेज जो है आप एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाने चाहिए आपको। तो सबसे बड़ी चीज़ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेयर इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट। इसका जो शेयर कैपिटल का जो कॉस्ट है वो निकालना आसान नहीं है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको नेट के एग्जाम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, ना फिर यूपीएससी में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको वो पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा सबसे लास्ट में जो टॉपिक आता है हमारा वो है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या मतलब क्या हो गया, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर हम कंपनी में बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपनी कंपनी देर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट। यहाँ पर इन तरीक़ों से हम अपनी कॉस्ट जो है वो अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। द डिसीजन लीड्स टू मेक वेरिएशन टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। इससे क्या होता है, हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसमें कई सारे परिवर्तन हो सकते हैं। अगर हम डेट ज़्यादा रखेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाएगी। इसको हम लीवरेज बोलते हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको। वंस एन इंडिविजुअल कंपोनेंट कॉस्ट हैव बीन कैलकुलेटेड, दे आर मल्टीप्लाइड बाय द प्रपोर्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव सोर्स ऑफ कैपिटल टू ऑब्टेन द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हम इन सबके कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आती है। हम हर एक कॉस्ट को वेटेज दे देते हैं कि इतना कितना कितना, और इस लास्ट में क्या निकलता है, इन सबका कंबाइंड निकल आता है। तो यही है, इसको ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है ये। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान रखते हैं, जैसे बुक वैल्यू हुआ, मार्केट वैल्यू हुआ, हिस्टोरिक हुआ, टारगेट हुआ, इनको हम ध्यान रखते हैं। तो यही है आपका वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब हम सब कुछ हर एक कॉस्ट को कंबाइन कर देते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इसको हम वेटेज ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने डेट को ज़्यादा वेटेज दे दिया, या फिर इक्विटी को ज़्यादा वेटेज दे दिया, और फिर प्रेफरेंस को ज़्यादा वेटेज दे दिया, तो उसके हिसाब से आपकी जो कंबाइंड कॉस्ट होती है उसको हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं यही है कंबाइंड जो कॉस्ट होती है, या फिर ओवरऑल कॉस्ट जो होती है आपकी, उसको हम वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं बस। ठीक है, और इसके बाद इस वीडियो का सबसे लास्ट में जो हम समझाने वाले हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो आपकी आती है वो आपकी रिटेन अर्निंग की सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है, रिटेन अर्निंग की। उसके बाद इक्विटी शेयर्स की होती है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की होती है, उसके बाद डेट की होती है। यानी कि डेट की सबसे कम कॉस्ट किसकी होती है, डेट की। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कर देना है, बस आपका काम खत्म हो गया। ठीक, और जो आपके जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं और वे शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको आपको डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड क्या होता है, हर साल बढ़ सकता है, हर साल घट सकता है, तो इस पर डिपेंड करता है, यानी कि कंपनी के ग्रोथ पर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है।
ठीक है। लेकिन वही बात है, रिस्क ज़्यादा कहाँ पर है? रिस्क ज़्यादा है आपके डेट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना है, वहाँ पर आपको डेट में पेमेंट करना ही इंटरेस्ट का है। तो इसलिए रिस्क ज़्यादा होने से क्या होता है, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है इस पूरे वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।